केरल, जिसे हम ईश्वर का अपना देश कहते हैं, जहां लगभग पूरी तरह साक्षरता है, अच्छे हॉस्पिटल है और ऊंची ऊंची इमारतें हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इसी नंबर 1 राज्य में आज भी कुछ लोग ऐसी कॉलोनियों में रहते हैं जहां एक परिवार के पास 400 स्क्वायर फीट की जगह भी नहीं है। 2026 के चुनाव नजदीक है और हर पार्टी, लेफ्ट, कांग्रेस और बीजेपी, दलित वोटों के लिए वादे कर रही है। लेकिन क्या केरल का विकास दलितों के लिए घर तक पहुंचा है या सिर्फ कागजों और भाषणों तक ही सीमित है? आज हम इसी सच्चाई को समझेंगे। दोस्तों, केरल मॉडल की ताकत शिक्षा और समाज से है, जिसने राज्य को राष्ट्रीय औसत से ऊपर पहुंचाया है। लेकिन दलित समुदाय के आंकड़े बताते हैं कि अभी भी असमानता बाकी है। राज्य की आबादी में करीब 9.1% दलित है, लेकिन उन्हें विकास का बराबर फायदा नहीं मिला। शिक्षा में लगभग सबकी पहुंच है। दलित बच्चे स्कूल भी जाते हैं, लेकिन अब समस्या अच्छी पढ़ाई और उच्च शिक्षा की है। दलित समुदाय के अंदर भी फर्क है। कनाकन में सिर्फ 2.6% लोग स्नातक है, जबकि चेरुमन में 18.8% लोग आज भी निरक्षर है। ई ग्रांट जैसी मदद समय पर नहीं मिलती, जिससे कई छात्र पढ़ाई छोड़ देते हैं। गरीबी की वजह से वे प्रतियोगिता परीक्षा और तकनीकी कौशल में भी पीछे रह जाते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत है, लेकिन दलितों की औसत उम्र सवर्णों से 2-3 साल कम है। इसका कारण है खराब रहने की स्थिति और भीड़ भाड़ वाले घर, जिससे बीमारियां ज्यादा होती है। रोजगार में भी दलित पीछे हैं। 42.5% लोग दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर है। सरकारी नौकरी में कुछ लोग पहुंचे हैं, लेकिन ज्यादातर निचले पदों पर ही है। बड़े और कौशल वाले पदों में उनकी हिस्सेदारी बहुत कम है। जीवन स्तर में भी बड़ा फर्क है। दलितों में 34.6% लोग निम्न स्तर पर जी रहे हैं और कुछ जगह पर 50% से ज़्यादा है। 54% दलित परिवार छोटे घरों में कॉलोनियों में रहते हैं, जबकि सवर्णों के पास बड़े और स्वतंत्र घर है। साल 1970 के भूमि सुधार को बड़ा कदम माना गया, लेकिन दलितों को असली जमीन नहीं मिली। उन्हें सिर्फ अपनी झोपड़ी के नीचे ही छोटी जमीन मिली। इसी वजह से दलित कॉलोनियां बनी, जहां आज 77% दलित आबादी रहती है। ये कॉलोनियां अक्सर मुख्य इलाकों से दूर होती है, जिससे वे समाज से कट जाती है। जमीन के मुद्दे पर चिंगारा और अपियरा जैसे आंदोलन हुए। लोगों ने जमीन पर कब्जा किया, लेकिन बाद में जो जमीन मिली वह खेती लायक नहीं थी। इससे साफ है कि शून्य भूमिहीन जैसे वादों पर भरोसा कम हो गया है। राजनीति में एलडीएफ और यूडीएफ बारी बारी से सत्ता में आते हैं। पहले दलित एलडीएफ के साथ थे, लेकिन अब बदलाव दिख रहा है। एलडीएफ पर आरोप है कि वह दलितों को वोट बैंक मानता है। यूडीएफ पर आरोप है कि वह दलित नेताओं को नजरअंदाज करता है। बीजेपी दलित और ओबीसी को जोड़कर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। आरक्षित सीट होने के बावजूद असली फैसले लेने की ताकत अब भी बड़े वर्गों के पास है। दोस्तों, दलित नेताओं को छोटे मंत्रालय मिलते हैं। वायनाड जैसे इलाकों में दलित संगठनों ने अपनी अनदेखी के खिलाफ आवाज उठाई है। जातिवाद खत्म हुआ, बस उसका रूप बदल गया। 2024 में पलक्कड़ में एक दलित मजदूर की भीड़ ने हत्या कर दी। साल 2025 में एक दलित महिला के साथ पुलिस हिरासत में अपमानजनक व्यवहार हुआ। पंचायतों में दलित सरपंचों को काम नहीं करने दिया जाता। दलित ईसाइयों की हालत और मुश्किल है। धर्म बदलने के बाद भी उन्हें भेदभाव झेलना पड़ता है, लेकिन उन्हें एससी का दर्जा नहीं मिलता, जिससे वे आरक्षण से वंचित रहते हैं। अब दलित वोटरों में बदलाव दिख रहा है। वे सिर्फ विचारधारा नहीं, बल्कि अपने विकास के आधार पर वोट करना चाहते हैं। साल 2024 में एलडीएफ का वोट शेयर गिरा है, जबकि बीजेपी का समर्थन बढ़ा है। एलडीएफ की लाइफ मिशन योजना के तहत लाखों घर बनाने का दावा है, लेकिन कई घर छोटे हैं और भीड़ भाड़ की समस्या है। एससी और एसटी फंड के सही इस्तेमाल पर भी सवाल उठे हैं। कई प्रोटेस्ट समय पर पूरे नहीं हुए, जैसे वायनाड का कॉलेज प्रोजेक्ट। कुल मिलाकर केरल में विकास हुआ है, लेकिन दलितों तक पूरी तरह नहीं पहुंचा है। उनकी स्थिति बेहतर जरूर है, लेकिन समस्या अभी भी है। जमीन की कमी, कॉलोनी जीवन और सामाजिक अलगाव। 2026 का चुनाव बहुत अहम है, क्योंकि दलित अब किसी एक पार्टी के पक्के वोटर्स नहीं रहे हैं। यह चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का नहीं है, बल्कि इस असमानता को खत्म करने का मौका भी है। दोस्तों, केरल का मॉडल तभी सफल होगा जब विकास का फायदा दलित कॉलोनियों तक पहुंचे। आपकी क्या राय है? क्या 2026 में दलित वोट सत्ता बदल सकते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया।